हरियाणा चुनाव में बीजेपी होने जा रही है साफ। राहुल गांधी ने कर दी मोदी की खटिया खड़ी। ये सीधे सपाट भाषा में हम आज कहें कि जो 4 दिन का चुनाव से पहले का उत्सव कांग्रेस ने शुरू किया है, अंतिम समय में चुनावी प्रचार, उसका सारांश यही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजय शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन थोड़ी सी बातचीत हम करते हुए आपके पास आते हैं अजय शुक्ला सर, वो ये कि राहुल गांधी हरियाणा का चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, हरियाणा, लेकिन हरियाणा में मुद्दे वो उठा रहे हैं जो टच तो हरियाणा की जनता को करते हैं, मगर वो देश की जनता को भी उतना ही टच करते हैं। यानी हरियाणा के मुद्दे के जरिए राहुल गांधी ने पूरे देश में एक फिजा पैदा कर दी है। इससे पहले भी उद्योगपतियों का विरोध होता था, लेकिन सरकारें उद्योगपतियों के साथ होती थी या उद्योगपति सरकार के साथ होते थे। लेकिन तब और अब में जो फर्क आया है, और वो फर्क इस रूप में दिख रहा है कि उद्योगपति के खिलाफ देश से बाहर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। केन्या में हो, श्रीलंका में हो, और हिंडनबर्ग जैसे चीजों के जरिए खबरें आ रही हैं। सेबी पर पीएससी बैठ गई है, सेबी को पूछा जा रहा है। अडानी, हिंडनबर्ग, सेबी, तमाम लोग गुत्थी में जो उलझे हुए हैं। तो वहां पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि आज पूरी सरकार की पूरी पॉलिसी उद्योगपतियों के लिए है। गरीबों की, आम किसानों की, जनता की जमीन कभी भी छीन ली जाती है, और अडानी जी को जो पसंद होता है वो बताते हैं और मोदी जी उनको सौंप देते हैं। हर एक पॉलिसी, भूमि अधिग्रहण करने की बात के जरिए उन्होंने बताई, रोजगार के लिए भी बताया कि कैसे रोजगार जो है, जैसे अग्निवीर का उदाहरण दिया कि अग्निवीर वास्तव में पेंशन बचाने की योजना है, वास्तव में अडानी के लिए ये अग्निवीर लाया गया है। ये सारी बातें कर रहे हैं। बेरोजगारी का कारण ही सरकार की पॉलिसी और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी बता रहे हैं। इसके अलावा ये जो पॉलिसी नीतिगत मामला है, जिसके जरिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और उनकी सियासत को पूरे देश में कह सकते हैं कि नंगा कर दिया है। हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने जो डंकी रूट बताया और उसका जगह जगह जिक्र कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो जनता को सीधे समझ में आ रहा है, क्योंकि समस्या जनता भुगत रही है और जनता की बात को राहुल गांधी बस जुबान देते नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि वो कोई नई बात कह रहे हो। यही कारण कि जनता कनेक्ट कर रही है। जब अंबाला में राहुल गांधी बोलते हैं, भारी भीड़, ऐसा जमावड़ा जो कि आज हाल के दिनों में दिखा नहीं। बीजेपी के खेमे में तो चाहे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, कोई योगी आदित्यनाथ, कोई चले आए, किसी में इतनी भीड़ नहीं आई। और उसके बाद जब ये पैदल चलते हैं, न सिर्फ सड़कें भरी होती हैं, ऊपर का जो नजारा होता है, लोग ऊंची हाईवे की सड़क पर खड़े होकर के नीचे अंडरपास में सभा हो रही, वहां से देख रहे हैं। ये जो पूरा नजारा दिख रहा है, पूरा आपको जीटी रोड इलाके में करनाल से लेकर के कुरुक्षेत्र तक, अनिल विज के जगह से इलाके से लेकर के नायब सैनी संघ के इलाके तक, ये जो समा इन्होंने बांधा है, विश्लेषक तो कह रहे हैं कि जीटी रोड पर जो 23 सीटें हैं, उनमें 3 सीटें भी जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। नायब सैनी जीतेंगे कि नहीं उनको पता नहीं, अनिल विज जीतेंगे कि नहीं उनको पता नहीं, बाकी उम्मीदवारों की तो बात ही छोड़िए। तो ये जो हालात बने हैं, इस परिदृश्य के साथ हम आपके पास आते हैं अजय शुक्ला जी। आज आप कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के जनता के बीच इंटरेक्शन को, और वो तस्वीर जो उन्होंने हुड्डा और कुमारी शैलजा के साथ हाथ मिलवाने वाली राहुल गांधी ने जो पहल की, सबके सामने जो एक संदेश दिया। जी
अनम्यूट कर लेंगे सर। जी देखिए, मुझे लगता है वो तस्वीर दिखानी चाहिए कि राहुल गांधी ने एक बड़ा संदेश एक दिया। उस छुपे हुए संदेश को देखिए। खड़े होते हैं सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, अचानक राहुल गांधी पीछे होते हैं और अपने एक हाथ से और दूसरे हाथ में पकड़े हुए दो हाथों को एक साथ जोड़ देते हैं और पीछे से उसको ताकत देते हैं कि तुम जुड़ के रहो, हम तुम्हारे साथ। वह तस्वीर अपने आप में यूनिक है और मुझे लगता है वो इतनी बेहतरीन है। ये देखिए आप, तो ये संदेश दे रही है कि हरियाणा में जाट और दलित के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, तो साथ में राहुल गांधी की ताकत है जो उसे जोड़े हुए। यह संदेश देता है कि अब जो बांटने की कोशिश कर रहे थे बटेगा नहीं, तो बटेगा नहीं। वहां क्या कहता है जो अजय सिंह बिष्ट और आदित्यनाथ कि बटोगे तो कटोगे। अब वो जिस सेंस में कहता है, यहां आप देखिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, जोड़ना, मोहब्बत। और ये मोहब्बत की जो अपनी दास्तां है, आप ये सोचिए कि जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो न्याय है, आज वो देखने को मिल रहा था। और जब सड़क पर राहुल गांधी चल रहे थे, आप ये सोचिए वो अद्भुत नजारा देखने को मिला जो लंबे अरसे से नहीं मिला। चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पे ही नारायणगढ़ है, तो इत्तेफाक से वहां तक मैं भी घूमने चला गया और जो स्थितियां देखी, हमें लगा अब हम लेट हो गए हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और सच में नहीं पहुंच पाए। राहुल जी के यहां मैंने कॉल किया था तो वहां से मुझे फोन आया कि आप आए नहीं। मैंने कहा तो गया हूं, मैं फंसा हुआ हूं, आपकी तरह मेरे पास में तो नहीं है कोई वीआईपी वो सुविधा कि मैं उधर पून पान के आ जाऊं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो स्थिति थी। आज वहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया। अब फिर उसके बाद में चूंकि मेरे को वहीं पे टाइम दिया गया था कि वहां पे आ जाएंगे, तो आप एंट्री आप जानते हैं थोड़ा सा कई बार, बाकी तो भीड़ में घुसने का कोई मतलब नहीं था। बहरहाल जहां तक मैं जा पाया वहीं से मैंने बाय बाय कर लिया। लेकिन मैंने जो जन सैलाब देखा राहुल जी के निकलने के बाद में, जब भीड़ छटने में वहां पे, जबकि भीड़ पीछे पीछे बहुत कुछ चली, बहुत इधर उधर, वो छटने में 2-2.5 घंटा लग गया। तो यानी मेरा वो 2-2.5 घंटा वहीं पे फालतू ही चला गया, मैं मिल भी नहीं पाया और यह भी हुआ। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मैं 20 साल से देख रहा हूं और 20 साल में मैंने इस रीजन में तो कम से कम इस तरह की जन सैलाब नहीं देखा था। आज जिस तरह, जबकि भारत जोड़ो यात्रा भी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जन सैलाब आज देखने को मिला। यह बताता है कि राहुल गांधी को लोगों ने अपने दिलों में बसा रखा है। हर कोई राहुल गांधी की बात कर रहा है। जब यह हो, और एक मैं लाइन जरूर कहूंगा कि एक जज साहब है, उन्होंने मुझे एक चीज कही कि अजय जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यदि पंडित नेहरू ने, हाईकोर्ट के जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस रहे, उनका अजय जी यदि पंडित नेहरू ने लिखी थी, तो राहुल गांधी ने असल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया का 2nd एडिशन लिख दिया है और वो चल के लिख दिया है, दिखा दिया है। तो यह अपने आप में, तो यह बता रहा है और यह प्रेम बता रहा है। तो आज लोगों के दिलों में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राहुल गांधी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, उसकी चर्चा जगह जगह हो रही। तो यह आप समझ लीजिए, वहां से लेके उस जगह जहां पर वह कहा जाता है महाभारत का युद्ध हुआ था, थानेश्वर,
वहां तक राहुल गांधी गए। तो आप सोचिए, नारायणगढ़ से, वो नारायणगढ़ जहां कहते हैं नारायण ने आकर के जहां से बिगुल बजाया था, वह जगह थी जहां से राहुल गांधी ने शुरू किया। और जहां जाके आज का यात्रा खत्म करी वो थानेसर था, जहां वह युद्ध हुआ और जीता गया। तो ये न्याय की लड़ाई का बिगुल था आज, और वो दिख रहा था। और जिस तरीके से उसका रूट था, वहां से यमुनानगर वाला रूट लेते हुए और मुलाना होते हुए, और किस तरीके से शाहबाद से और फिर कुरुक्षेत्र के अंदर घुस के और वहां पहुंचने का वो रूट देखिए आप। ये वो रूट है जिस रूट से नारायणी जो है, नारायण का पूरा वो चला था। तो आज का रूट महाभारत के उस रूट से मिलता है जिसे कृष्ण सारथी थे। तो स्वाभाविक सी बात है, आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनके साथ लोग थे। यहाँ पर एक याद दिलाना जरूरी होता है कि चक्रव्यूह को लेकर के आज राहुल गांधी ने एक बयान फिर से दिया, जो उन्होंने संसद में कहा था। क्योंकि आपने कहा कि उस जगह से जहां शंख बजाया गया नारायणगढ़ महाभारत का, और वहां से कुरुक्षेत्र तक वो पहुंचे, तो यहाँ उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि उस समय भी चक्रव्यूह रचा गया था और अब भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है। तब भी चक्रव्यूह कमल के शेप में, पद्मनाभ कमल के शेप में था, और आज भी जो कमल है उसी रूप में वो लोग हैं जो चक्रव्यूह रच रहे हैं। जी प्रेम जी, पिछले कुछ दिनों से 10, 12, 15 दिन से आप देख रहे हैं कि हरियाणा में एक चक्रव्यूह तो रचाई जा रहा था। कैसे कुछ समय पहले बंसीलाल के परिवार को, जिसके पास आज जो कुछ है पूरे परिवार के, वो सब कांग्रेस का दिया है, और उसकी मलाई जो जिसने खाई वो किरण चौधरी, कैसे खेल करी थी राज्यसभा के उसमें, और अभिषेक मनु सिंह भी हारे थे, सॉरी अजय माकन हारे थे। और कैसे वहां के बाद में उनके खेल चलते रहे, और अंत में दिखाई दिया कि उन्होंने लोकसभा में जो गद्दारी करी चुनाव में, और अब भाजपा में बैठी हैं। एक घटना। दूसरी घटना, उन्हीं के जरिए वो चक्रव्यूह रचा जा रहा था कि कैसे शैलजा को फंसा के ट्रैप में लाया जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था, शैलजा मलाई खाने वाली नहीं। शैलजा ने खुद ही बोल दिया कि उनके रक्त में कांग्रेस, उनके पिता का जब शव गया था तो भी कांग्रेस के तिरंगे में गया था, और उन्होंने अपनी भी इच्छा व्यक्त कर दी कि मेरा शव भी जाए तो कांग्रेस के तिरंगे में जाए। आप बताइए, कौन नहीं उसे आदर करेगा? स्वाभाविक सी बात है। और क्या कहा, हुड्डा को एक कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि निश्चित रूप से वो यदि ये करती हैं तो कोई गलत नहीं करती हैं, करना चाहिए। और जिन लोगों ने साजिश रची कि अब वो आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, ये हो जाएगा, हर साजिश को राहुल गांधी ने उसी चक्रव्यूह को जो रचा गया था कितने सलीके से तोड़ा असंध में, और असंध से जो शुरुआत की, आज आपने नारायणगढ़ में उसका बिगुल बजते देख लिया। तो आज की यात्रा ने हरियाणा में जो संदेश दिया है वो डरा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जो अपने आप को योद्धा समझते थे, आज उनकी हालत खराब है, यह सत्य है। जी एक और बात शुक्ला जी, देखिए, अभी तक ये होता था कि चुनाव इधर हो या उधर हो, बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी आते थे और एक समा बांधते थे, वो चलते थे रोड शो टाइप से, और पूरा मीडिया उनको दिखाता था और ये कहता था ये गेम चेंजर है,
चुनाव बदलने वाली रैली है या सभा है या रोड शो है, और उसके बाद में उनको वो चुनाव नतीजों में दिखता भी था कई बार, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में वो आभा चली गई, क्योंकि हरियाणा में 4 जगहों पर नरेंद्र मोदी ने सभा की थी, सभी जगह उनको हार मिली थी लोकसभा चुनाव में। और अब इस चुनाव में तो हिम्मत ही नहीं हो रही है नरेंद्र मोदी की, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो लास्ट आवर में जाके वो सो कॉल्ड मोदी मैजिक दिखा ले और बीजेपी की नैया पार करा ले। जबकि दूसरी तरफ स्थिति एकदम उलट हो गई है। एक ऐसा इनोवेटिव तरीका निकाला गया है, 4 दिन सभी 30 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए डोर टू डोर कैंपेन, इलेक्टोरल इश्यूज को सामने रखना, चुनावी मुद्दों को सामने रखना, नीतिगत बात करना, विचारधारा की लड़ाई की बात करना, ये सब करते हुए जन मुद्दों को, अपने मैनिफेस्टो की भी बातें बता रहे हैं कि वो क्या देंगे और क्यों देंगे, दोनों बातें बता रहे हैं। हम देंगे क्योंकि 16 लाख करोड़ दिया गया है अमीरों को, हम गरीबों को देंगे इस अंदाज में, और दिल्ली की गद्दी पे आ गए तो जरूर देंगे। तो ये जो तेवर है, और इस तेवर में हम जो खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वो इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे लिए कोई खास क्षेत्र ये नहीं, जाट लैंड है, ये दलित लैंड है, ये गुर्जर का इलाका है, वो सब कुछ नहीं। हमारे लिए 36 बिरादरी है और हम 36 विधानसभा में एक साथ निकलेंगे, और वो निकल पड़े। तो ये जो इलेक्शन कैंपेन का जो मोड है, ये आज तक जो कुछ चला है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, और डिफरेंट टोन में है, और एग्रेसिवनेस कांग्रेस में और राहुल गांधी में जो अभी दिख रही है, इससे पहले शायद कभी नहीं दिखी थी। जी, मैं देखिए एक ये तस्वीर दिखाऊंगा, ये आप तस्वीर आपके पास होगी मेरे अंदाज से। हाँ जी, ये तस्वीर है, और ये तस्वीर बयां करती है एक चीज को। इसमें आप बताएंगे कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस उसका है, ये मैं बता रहा हूं। ये संदेश है कि किसी की जाति नहीं पता है, किसी का धर्म नहीं पता है, सर्वधर्म है, सर्व जाति है। यही तो राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार किसी एक की नहीं, 36 बिरादरी, हरियाणा में चलन में है ये शब्द कहना, जिसे सर्व समाज कहेंगे उसी को कहते हैं, कि जिसमें कोई नहीं छूटता है। तो वो 36 बिरादरी की सरकार, और सरकार ही नहीं बनेगी ये नहीं कहा, हिस्सेदारी शब्द भी कहा, और हिस्सेदारी ही नहीं कहा, उसको भी न्याय मिलेगा। 3 चीजें आ गई, 36 बिरादरी, हिस्सेदारी और न्याय। तो यानी कोई ये सोच रहा हो कि ऐसे तो अब राहुल गांधी की ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है जहां मठाधीश चलाते थे। निश्चित रूप से वह संदेश मिल रहा है, और उस तरह से डिसीजन भी हो, और उससे ये स्थिति है कि कोई ये कह दे, दिखाने की कोशिश करे कि नहीं हम बहुत बड़े तीरंदाज हैं, तो वह दिखाने की परमिशन किसी को नहीं। तो यह बात राहुल गांधी ने अपने आज के उसमें ही हरियाणा को बता दी कि यह सरकार न हुड्डा की होगी, न ये सरकार शैल्या की होगी, न ये सरकार किसी और की होगी। यह सरकार इस प्रदेश के 36 बिरादरी की होगी, जो न्याय से है, और न्याय ऐसा जो हिस्सेदारी सुनिश्चित करता हो। तो अब आप समझ लीजिए, इतना बड़ा बदलाव का संकेत उन्होंने दे दिया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जिस स्थिति में है, मैं इसको यूं मान के चल रहा हूं कि आज यह भाजपा की सबसे मजबूत बेल्ट थी। उस बेल्ट में राहुल गांधी ने, क्योंकि भाजपा जब शुरुआत हुई जीटी बेल्ट ही होती थी, और जीटी बेल्ट का ही ये पूरा था खेल। तो आप समझिए राहुल गांधी ने
घर में घुस के चुनौती दी है। जो नरेंद्र मोदी फर्जी बोलते हैं कि घर में घुस के मारेगा, वो तो नहीं मार पाते हैं, कुछ कौवा मार के चले आते हैं, लेकिन यहां जरूर मारने की बात, वो भी मोहब्बत की मार, मार किसी से नफरत की नहीं। यह एक बड़ा संदेश था जी। तो ये जो बात है, हमने चर्चा में लिखा भी कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी होने जा रही है साफ होने जा रही है का मतलब अब डबल डिजिट्स या उससे नीचे या उसके आसपास रहे तो वो साफ होना ही आप उसको मानेंगे। तो ये जो बेल्ट है, जीटी रोड का बेल्ट, जो बीजेपी का गढ़ है, और इसमें 23 सीटें विधानसभा सीटें पड़ती हैं, और 23 विधानसभा सीटों में लगातार बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी संख्या मुझे ठीक अभी तुरंत याद नहीं, लेकिन नहीं, आप देखिए अंबाला कैंट बीजेपी है, पंचकुला बीजेपी है, क्या कहते हैं यहाँ, अरे इसको अंबाला शहर बीजेपी, शाहबाद बीजेपी, कुरुक्षेत्र बीजेपी, आगे तो सब वही है, थाने सर, ये सब तो बीजेपी है। वहीं पे राहुल गांधी मार कर रहे। तो यहां पर अगर इन्होंने कांग्रेस की मारक क्षमता को इतना बढ़ा दिया है कि मजाल नहीं है, आज हम कह सकते हैं कि मजाल नहीं है कि बीजेपी का कोई भी नेता उतनी भीड़ इकट्ठा कर दे जितनी राहुल गांधी इसमें आई है। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अभी साबित हुआ है लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। इतना एंटी इनकम्बेंसी लोग बोलते हैं, एंटी इनकम, अब ठीकरा भी फोड़ा जा रहा है ना कि मनोहर लाल खट्टर जी की एंटी इनकम्बेंसी है। ये एंटी इनकम्बेंसी पूरी भाजपा की है, मोडानी की है, मोदी अडानी की है। बिल्कुल सही। आप इसको आप यूं भापिए, राहुल गांधी ने जैसे ही मोदी और अडानी का नाम लिया, पब्लिक की आवाज देखिए, वो रिस्पॉन्स देखिए, वो बता रहा है कि उसकी वो खट्टर का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं राहुल जी। तो मोदी अडानी की जब वो बात करते हैं तो ये मोडानी मॉडल की ही सारी नाराजगी और उस लूट से, और राहुल गांधी ने यही कहा कि अडानी के यहां के अकाउंट में, खाते में सुनामी आती है और 1600 करोड़ रुपया रोज भर जाता है, आपके यहां से तूफान की तरह से आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो राहुल गांधी ने तो वही बात कही। तो वो संदेश स्पष्ट है कि असल में चौकीदार ही चोर है, और वह बात जनता स्वीकार कर रही, जनता कह रही। तो जनता जिस चीज को स्वीकारोक्ति हो, उस पे हम आप कैसे कुछ कह सकते हैं? तो असली नाराजगी तो वहां से है जी। बिल्कुल। एक राहुल गांधी की बाइट हम सुनाना चाहते हैं, थोड़ा सा सुन लिया जाए दर्शक। पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म करा। पार्लियामेंट में हम लड़ गए, हर स्टेट में उन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल को कमजोर किया। फिर वो काले कानून लाए किसानों के, 3 कानून। क्यों? आपके जेब में से पैसा निकालने के कानून थे। अग्निवीर, आपके जेब में से पैसा निकालने की योजना है। लक्ष्य यही है कि आपके जेब में से पैसा निकले और 20-25 अरबपतियों के जेब में जाए। नोटबंदी यही था, गलत जीएसटी यही है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 अरबपतियों को कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपए। और यह काम करने के लिए जैसे महाभारत में चक्रव्यूह लगा था, वैसा ही चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी जी ने आज हिंदुस्तान पे लगा रखा है। 6 लोग उस चक्रव्यूह को चलाते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, डोवल, मोहन भागवत, इन्होंने ये लगा रखा है, ये चलाते हैं। और इस चक्रव्यूह का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पैसा सीधा का सीधा खींचकर
20-25 लोगों के हाथ में चला जाए। आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजो, पहले सरकारी कॉलेजेस होती थी, सरकारी यूनिवर्सिटीज होती थी, कम से कम पैसे में आपके बच्चे जाते थे। आजकल लाखों रुपए लगते हैं। अस्पताल में जाओ, वही 20-25 लोगों के अस्पताल हैं। दिल का दौरा हुआ, ले लाखों रुपए दो। किडनी की बीमारी हुई, ले लाखों रुपए दो। अस्पतालों से आपका पैसा लूटा जाता है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में से आपका पैसा लिया जाता है। महंगाई, जो भी आप खरीदते हो वो 20-25 अरबपतियों को जाता रहता है। कोल्ड ड्रिंक पियोगे वो भी उनको जाएगा, टेलीफोन चलाओगे वो भी उनको जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान बना रखा है। और हमारे काम देखो, कांग्रेस पार्टी के काम देखो। जमीन अधिग्रहण बिल, किसको फायदा हुआ? अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। मनरेगा, भोजन का अधिकार, भट्टा पर सोल। हमारा लक्ष्य है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो, मजदूरों का भी कर्जा माफ हो, गरीबों का भी कर्जा माफ हो। हम न्याय चाहते हैं। हमारा कहना है कि ठीक है भैया, अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो, अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो। न्याय होना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए, फायदा सबको मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए। और जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, 3 हिस्सों में अगर इसको बांटे तो पहले हिस्से में इन्होंने ये बात कही कि ये सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है उसका लक्ष्य आम जनता की पॉकेट से पैसा खींचना और उद्योगपतियों तक पहुंचाना है। इसके उदाहरण में वो कई उदाहरण भी देते हैं कि कैसे आपका पैसा लिया जाता है। वो अग्निवीर को भी वही बताते हैं और दूसरी बहुत सारे उदाहरण उन्होंने रखे। लेकिन सार ये है कि गरीब का पैसा लीजिए, आम आदमी का पैसा लीजिए और अडानी के या अंबानी के या उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दीजिए। उसके बाद वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय में जो बातें होती थी वो जनता के लिए होती थी, चाहे मनरेगा हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे राइट टू फूड हो, और भी बहुत सारी बातें जिसको उन्होंने नहीं गिनाया, लेकिन वो कांग्रेस के समय में होती थी। और इस बीच में जो तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि वो आज ये है कि एक इलाज तक के लिए भी आदमी इलाज नहीं करा पाता, लाखों का बिल आ जाता है, बर्बाद हो जाता है। परीक्षा एग्जाम के लिए भी या किसी हायर एजुकेशन के लिए जब किसी को एडमिशन दिलाना हो, कुछ करना हो, तो इतने पैसे लगते हैं कि आम आदमी पढ़ा नहीं सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य, सबकी ओर इशारा किया कि आम आदमी से दूर हुई। यानी ये सरकार जन विरोधी है, उद्योगपतियों के लिए है और गरीबों के खिलाफ है। ये सिर्फ हरियाणा के संदर्भ की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए वो कह रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश में है। और यही कारण है, मैं अजय शुक्ला जी मैं लगातार बोल रहा हूं कि आज देश में सर्वे करने वाली कोई भी एजेंसी इस बात का सर्वे नहीं बता रही है कि आज सबसे पॉपुलर नेता देश में कौन है। सर्वे सब लोग कर रहे हैं, नतीजे सबके पास हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कम होती तो वो उठा के आंकड़े ले आते। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत पीछे चली गई है, इसीलिए वो आंकड़ों को सामने नहीं ला रहे। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ। जी स्वाभाविक सी बात है। मैं यही कह रहा हूं कि असल में नरेंद्र मोदी को यही नहीं, कहीं बात कर लीजिए किसी से। आज जब आपने यह बनाया कि सब कुछ तो नरेंद्र मोदी करते हैं, तो भाई किसी दूसरे को क्या दोष दे रहे हैं? ये तो सब कुछ नरेंद्र मोदी के इशारे पे हुआ। किसानों पे गोलियां चली, नरेंद्र मोदी के इशारे पे लाठियां चली, नरेंद्र मोदी के इशारे पे उनके
पांव में कीले डालने के लिए जिस तरीके से कीले लगाई गई नरेंद्र मोदी के इशारे से, आप बताइए ना। 3 बिल कौन लेके आया? नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से हक छीनने की कोशिश हो रही थी वो नरेंद्र मोदी ने करी। तो सारे काम तो वही करें। जब वही करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं, तो साहब कपड़ों से पहचानने की बात किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। किसके मंगलसूत्र छीनने की बात करी थी? नरेंद्र मोदी ने। किसकी जमीनें छीनने की बात करी थी? नरेंद्र मोदी ने। किसी को विधवा पार्टी की बताया था, कांग्रेस पार्टी की? नरेंद्र मोदी ने। और जब इसी तरीके से नरेंद्र मोदी तो है, सूपनखा बोल देते हैं, संसद में बोल देते हैं महिला को, तो महिला के सम्मान के उन्होंने खिलवाड़ किया। पहलवानों के साथ में भले ही रेप जो है या यौन शोषण जो भी कुछ है किया हो उसने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने, लेकिन उससे ज्यादा बलात्कार तो नरेंद्र मोदी ने किया। आप देखिए ना, बिचारी वहां शांति से बैठी प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्हें घसीटवाया, उन पे हमला कराया, उन पे क्या क्या किया। तो साहब इनसे बड़ा और कौन जलील होगा? जब लड़कियों ने उन्हें सारी सच्चाई बताई थी, उसके बाद उस शख्स ने यह करा, तो इससे ज्यादा घिनौना और कौन हो सकता है? जो जाति धर्म और इस पे पहचानने की बात करता है, जो अपनी जात बताता था, जो राष्ट्रपति की जात बताता है, जो और उपराष्ट्रपति की जात बताता है, जो तमाम सारी चीजें करता है, और फिर कहता है कोई और जाति नहीं होती, जात तो इतनी होती। पहले 2 जातियां बताई थी, फिर 3 करी, फिर अब आजकल 4 कर दी है। तो बात समझ लीजिए, यह चेहरा है इस शख्स का। तो ऐसी स्थिति में आप और कोई बड़ी उम्मीद ना करें जी। तो ये जो चुनाव है, अब चुनाव में ज्यादा समय बचे नहीं। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, बस कुछ घंटों की बात है, और उसके बाद हरियाणा का चुनाव होना है। एक बात बहुत कही जा रही है, हमारे एक मित्र कह रहे थे कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बड़ौला जी वो पछता रहे होंगे कि क्यों उन्होंने चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को और 4 दिन डेट बढ़वा दिया। यही 4 दिन बीजेपी पर भारी पड़ने वाले हैं। ये मौका जो कांग्रेस ने इस 4 दिन को चौका में बदला है, ये 4 दिन बीजेपी को साफ कर देगी। क्या कहेंगे आप? इस स्वाभाविक सी बात है। मैं आपको इसको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने हर साजिश रची है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो। आप देखिए जिस तरीके से इंजीनियर राशिद का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से गुलाम का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजें आपको सामने दिख रही। इसके अलावा जो करते हैं वो कर ही रहे हैं। बोलने वाली बात को मैं छोड़ दे, इधर आइए। हरियाणा में जिस तरीके से इन्होंने रचा, पहले कि हाँ इनेलो का समझौता कराया बीएसपी से, जेजेपी का समझौता कराया चंद्रशेखर रावण से, और ये सब करा के एक साजिश रची कि कैसे दलितों के वोट काटे जाए। तो वो भी हुआ तो फिर कैसे काटे जाए उतार दिया गया कि हाँ शैल्या ऐसा हो गया, शैल्या वैसा हो गया। और इसके ये सब भी जब फेल हो गया तो ये सोचे थे कि जो हमने तारीख बढ़वाई है, छुट्टी का वक्त है, इसमें हम जम के अपने काम कर लेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप चेक करा लीजिए, तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग भयंकर नोट बांट रहे हैं। उदाहरण के लिए कालका विधानसभा सीट पे मैं नाम लेके बता रहा हूं, एक अखबार का नाम नहीं लूंगा, एक अखबार है यहाँ का, बड़ा अखबार है पंजाब का, पंजाब और इस हरियाणा रीजन का। उस अखबार को सिर्फ ये कि उस प्रत्याशी के लिए 25 लाख रुपए दिए गए। अब एक अखबार का बता, चूंकि वो रिपोर्टर जो है वहां का वो मेरे अंडर में रहा है, तो उसने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब आप सोचिए, 4-5 अखबार ऐसे हैं जो स्ट्रांग वो रखते हैं, तो वो दिया। छोटे छोटे जो तमाम सारे वो चलाते हैं, उनको क्या क्या किया है क्या नहीं किया है ये आप समझिए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही अंबाला में असीम गोयल को देख लीजिए, अंबाला सिटी में वही खेल चल रहा है। आगे बढ़ लीजिए, तो ये खेल आज की डेट में चल रहा है।
अजीत अंजुम ने लिखा ही है कि उनको किसी ने फोन करके कहा कि साहब ये पैकेज ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो मैं ये बता रहा हूं इस तरह का खेल चल रहा है। जब ये खेल चल रहा हो आप सोच सकते हैं। तो ये बता रहा है कि इतना पैसा आ कहां से रहा है। चंद्रशेखर रावण हेलीकॉप्टर से, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। आप बताइए कि उसको चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से घूम रहा है और पहली बार जिंदगी में वो सांसद बना है, कोई बहुत बड़े रिच उससे भी नहीं है बैकग्राउंड से। और कहीं जो बेचारे, देखिए मैं एक चीज बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, इस देश में इतना सताया गया है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, कि उनके पास में कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, पूंजीपति नहीं है। चंद लोग हो गए होंगे, उनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुतायत में नहीं। तो उसके फंडर्स कौन है, कहां से आ रहा है इतना पैसा, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। इसी तरीके से और दूसरे लोगों में आप देख लीजिए। तो यह दिखा रहा है कि पैसा कहीं से बरसाया जा रहा है। जहां बागी लड़ रहे हैं, मैं उदाहरण दे देता हूं कि जहां जहां की कांग्रेस का ये बागी, तो उस बागी के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है। और पैसा ले लो और स्ट्रांगली लड़ो। सोचिए आप, इतनी जब ताकत लगानी पड़ रही हो, तो यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहां जा रही है और उसकी सारी खेल बिगड़ चुका है और नरेंद्र मोदी का चेहरा बदनुमा हो चुका है हरियाणा। जी जी जी, आप जब बात कह रहे थे उसी में मुझे ध्यान आया कि जैसे इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है, मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं कि ये इस गठबंधन को खड़ा किया गया है, चंद्रशेखर को भी खड़ा किया गया है, जो आप कह ही रहे हैं। अब आप समझिए जैसे गोपाल कांडा है, गोपाल कांडा के खिलाफ बीजेपी ने अपना प्रत्याशी हटा लिया और गोपाल कांडा किसके साथ है गठबंधन में, मायावती और इनेलो के साथ है। तो ये संबंध दिख रहा है, आईने की तरह साफ दिख रहा है। और राहुल गांधी ने आज कहा भी, नहीं, भाजपा के नेता उसके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि गोपाल कांडा जीत के आएंगे। जी जी, तो ये सिर्फ एक प्रत्याशी की बात नहीं है। एक प्रत्याशी का उदाहरण तो मैंने बात समझाने के लिए दी लोगों के बीच में कि बात समझ में आए। यानी जो मायावती जी हैं, चंद्रशेखर हैं, इनेलो हैं, या गोपाल कांडा जैसी पार्टी जिसको लोग जानते भी नहीं है, तो निर्दलीय ही मान लीजिए, ये लोग जो हैं इनको आपने सही कहा कि बम्पर सपोर्ट दे करके उसी तरीके से खड़ा किया जा रहा है जैसे कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं आने वाली है। इसमें आम आदमी पार्टी भी जोड़ लीजिए भाई, उसको मत छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी को मैं थोड़ा इसलिए बख्श रहा हूं, आपकी राय होगी, लेकिन मैं इसलिए बख्श रहा हूं कि पूरे इसमें जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा फोकस दिल्ली पे लगाया हुआ है। वो 90 सीटों पर जो राजमाने नहीं गए हैं, तो वो भी कहीं दूर की राजनीति देख रहे हैं। ये यहाँ पर इसलिए मैं बख्श रहा हूं अपने एनालिसिस में। आप चाहे तो आप जैसे भी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी पत्नी वो लगातार यहाँ प्रचार में आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, हालांकि उनके में न भीड़ आ रही है न लोग आ रहे हैं, तो बड़ा फीका सा है मामला। लेकिन उन्होंने जो किया, जैसे आपको मैं बताऊं, पंचकुला में इन्होंने खड़ा कर दिया। पंचकुला में पिछली बार भी चंद्रमोहन 5000 वोट से हारे थे। अब यदि वो 2000 वोट भी खा गए, तो आप ये सोचिए कि उससे कांग्रेस का ही नुकसान हो जाएगा। इसका उदाहरण मैं दे देता हूं कि इस समय जयपुर में नफरत फैला रहा है बाल मुकुंद, और स्थिति क्या है उसकी कि वो कैसे जीता था। आम आदमी पार्टी 600 के करीब वोट लेके गई थी, 900 कुछ वोट से वो जीता था, और एक और पार्टी थी वो लेके गई थी। नोटा कुछ लेके गया था, उससे ज्यादा अंतर नोटा लेके गया था, 1400-1500 के आसपास। तो ये मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि यही स्थिति यहां पे कई सीटों पे करने, क्योंकि पिछले चुनाव का उदाहरण ले लीजिए, पिछले चुनाव में 27 सीटें ऐसी जो बहुत थोड़े से अंतर से जीती गई। इसलिए ये भी खेल हो रहा है। और
इसमें एक बात और है, थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ है वो है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को लड़ना होता था और आज पूरे देश में बीजेपी की डबल इंजन सरकारें ज्यादा हैं। तो आम आदमी पार्टी को अपना बेस बढ़ाने के लिए अब पॉलिटिक्स का कैरेक्टर डिफरेंट हुआ है। यही देखिए हरियाणा में भी कि जो जीटी रोड का इलाका है, आम आदमी पार्टी को चाहने वाले उसके समर्थक वर्ग इसी इलाके में थोड़े बहुत दिखते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी यहाँ कुछ वोट काटती है तो वो सोच कि उससे कांग्रेस का ही नुकसान होगा, ये इसमें अब एक बदलाव आया है, शिफ्ट आया है। ये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले वाली बात नहीं रही कि आम आदमी पार्टी खड़ी होगी तो कांग्रेस का ही नुकसान करेगी, आम आदमी पार्टी खड़ी होगी तो बीजेपी का ज्यादा नुकसान करेगी। आज ये हालात बन गए हैं क्योंकि आप जान रहे हैं आरएसएस के को सामने रख करके अरविंद केजरीवाल जब नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं तो आरएसएस का डार्लिंग बनने की भी कोशिश करते हैं वो, और नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए आरएसएस को एक शह भी देते हैं कि वहां से वो अध्यक्ष बदलवाए, कि दबाव डाले, कि थोड़ा प्रेशर समूह। एक बड़े लेवल पर एक पॉलिटिक्स भी आम आदमी पार्टी के जरिए या आम आदमी पार्टी किसी और के जरिए कर रही है, एक संघर्ष भी दिखता है। लेकिन आज एक सवाल, आखिरी सवाल आपके पास लेकर आता हूं कि आपने जो कहा कि धन बल का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, क्या धन बल के इस्तेमाल से राहुल गांधी ने जो ये फिजा बनाई है पहले दिन ही और 4 दिन में जो वो फिजा बनाने वाले हैं उसका काउंटर हो जाएगा धन बल से? मैं समझता हूं कि कुछ नहीं। मैंने आपको जो उदाहरण दिया उसी पे ही मैं जोड़ देता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ ठीक है, मुझे एक लोग मिले कि साहब ऐसे ऐसे है और हमने कहा तब फिर तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। कहा क्या भाई, क्या बात आपने कर दी? सर मुद्रा लेंगे, हमें जो करना है वो हम करेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं हरियाणा में अब स्थिति दूसरी कि साल मतलब उनका ये कहना है कि इनसे पैसा भी लेंगे और इनको हरवाएंगे। तो यह आप समझ लीजिए इस बार कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और बिल्कुल मुझे लगता है आपके जो कह रहे हैं मिस्टर मलिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, लाडवा से सैनी हारने की स्थिति में। और वही क्या, आप इसी जीटी बेल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं जहां आज राहुल गांधी चले, इसी में देख लीजिए कौन सी सीट जीतेंगे ये अब देखना होगा। बीजेपी कौन सी सीट जीतती है बस ये अब देखना होगा। ये आप समझिए, ये बात जो हम कह रहे थे कि 23 में से करनाल की पूरे जीटी रोड वाले इलाके में 23 में से 3 भी जीतेगी कि नहीं, ये मैं कह रहा हूं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री हार रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले हार रहे हैं और आम विधायकों की तो बात ही छोड़िए। ये है एक तरफा चुनाव और बीजेपी की खटिया खड़ी हो चुकी है, बीजेपी साफ होने जा रही है। और राहुल गांधी ने जो फिजा बांधी है, कनेक्ट किया है राष्ट्रीय नीति को स्थानीय नीति से, आम लोगों की जरूरतों को कैसे सरकार छीन रही है, आम लोगों की जिंदगी कितनी खराब और जीना मुहाल हो रहा है, इन सब को उन्होंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ा है, हरियाणा से जोड़ा है और जनता ने हाथों हाथ लिया है राहुल गांधी के सवाल को। तो आज इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं और जो कोई हम अपने चैनल के दर्शकों से एक निवेदन भी करते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए प्रणाम इंडिया को। अगर आपको लगता है कि बातचीत इस चैनल में आना अच्छा लगता है, प्रमोट करना चाहिए, तो ऐसा ही आग्रह करते हुए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुभ रात्रि।